हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं जे मेंस 2024 के 29 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ऑल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या है इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्व्स वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्व्स में रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं और 4 आइडेंटिकल शेल्फ्स, मतलब जहाँ पे हमें बुक्स को रखना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि या मैं फिर बोल सकते हो कि डिफ़िकल्ट बात यह है कि सारे आइडेंटिकल चीज़ें हैं, बुक्स भी सारे आइडेंटिकल हैं और बाकी जो शेल्फ्स हैं वो भी खुद अपने में आइडेंटिकल है। ओके, तो फिर इसमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? फ़र्क इससे पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ बुक्स शेल्फ्स में रखे गए हैं, ये बस हमें नंबर से फ़र्क पड़ेगा। कौन सा वाला बुक रखा गया इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कौन सा वाला की बात ही नहीं चल रही, क्योंकि आठों जो आइडेंटिकल बुक्स है वो मतलब आठों बुक्स आइडेंटिकल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 के 8 बुक्स को किसी एक शेल्स में रख दूँ, एक शेल में रख दूँ, है ना, बाकी सब में 0 रख दूँ। तो इसका तरीका कितना होगा? एक ही होगा। 8 के 8 को मैंने किसी एक में रख दिया, बाकी सब में एक भी नहीं रखा, तो हो गया एक तरीका। मान लीजिए मैं 2 में रखना चाह रहा हूँ, 2 में, तो 2 में रखने के लिए तो अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि एक में 0 हो गया एक में 8 हो गया, ये तो पहला वाला ही केस हो जाएगा। फिर मान लो मैंने एक में 1 रखा और दूसरे में 7 रख दिया, फिर 2 रखा, 6 रखा, 3 3 5 4 4। अच्छा, और बाकी अगर मैं अगला रखूँ तो 5 3 आएगा। 5 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि शेल भी आइडेंटिकल है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि 3 5 रखे हो कि 5 3 रख रहे हो, ऐसा। अब मान लो मैं तीन शेल में कुछ न कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। 0 तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि 0 रखना मतलब कि दो दो वाला केस हो जाएगा। मान लीजिए पहले में 1 रखा, दूसरे में भी 1 रखा, तो तीसरे में कितना आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा 6। चलो, पहले में 1 रखा, दूसरे में 2 रखा, 2 1 3, तो 5 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 1 3 4 हो गया। अब 1 4 नहीं रख सकता, क्योंकि फिर से 3 आएगा। 1 5 नहीं रख सकता, क्योंकि 2 ही आएगा, ऐसा। तो 1 वाले जितने भी थे, मतलब 1 1 वाले या फिर 1 वाले जितने भी थे खत्म हो गए। अभी मैं 2 वाले देख रहा हूँ। 2 के साथ 1 को नहीं रख सकता, इसलिए मैं 2 के साथ 2 को रख रहा हूँ। 2 2 4। अगला 2 3 3। ओके, 2 4 रखा तो फिर से 2 ही आएगा, इसलिए वो चीज़ें फिर से नहीं रखूँगा। चलो, तो गलत हो जाएगा फिर तो। अगला मैं रख रहा हूँ 3। 3 के बाद 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 3 के बाद 3 यहाँ पे नहीं रख सकता, 3 के बाद 4 रखा तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, 3 के बाद 5 रखा तो 2 में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 से अभी कोई नहीं बनेगा, तो इसको मैंने हटा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि 4 वाले कितने होंगे। 4 वाले, अच्छा, आप बोलोगे सर 4 वाला आपने देखा ही नहीं। अच्छा देखो, मैं पहले में 4 रखा तो 1 तो रख नहीं सकता, 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, 4 रखा तो ख़त्म हो गया डायरेक्टली। 4 4 तो ये वाला केस हो जाएगा फिर। चलो 8, मैं अभी 4 चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मैंने 1 रखा, दूसरा भी 1 रखा, तीसरा भी 1 रखा, तो 1 1 1 3 और 5 रख दिया, ऐसा। 1 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो कितना हो जाएगा? 4। 1 1 3, सॉरी, 1 1 3 के बाद क्या हो सकता है? 3 2 5, 3 8 हो सकता है। 1 1 4 रखा तो फिर 2 आएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है, तो ये नहीं हो पा, ये गलत हो गया। 1 1 5 रखा तो ये वाला कॉमन आने लगेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा दिया। अब मैं 1 1 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 1 2 की बात कर रहा हूँ। चलो, 1 1 तो ख़त्म हो गया सारा, तो अब मैं बात कर रहा हूँ 1 2।
1 2 के बाद फिर से 1 रखा तो कॉमन आ जाएगा, 1 2 के बाद 3 रखा, 3 2 5 1 6, फिर 2 रख दिया, 1 2 3 के बाद 4 रखा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 1 ही आ जाएगा, तो इसके साथ फिर से मैच करने लगेगा, 1 2 5 रखा तो वो भी कॉमन हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 मतलब कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर कौन सा बच रहा है अभी, 1 2 तो हो गया, 1 2 1 वाला, 1 2 1 वाला भी हो गया, 1 3 3 1, नहीं ये भी हो गया। चलो अभी 1 वाले तो सारे ख़त्म हो गए, पहला 1 वाला, अब मैं पहले पे 2 रख के देखता हूँ, 2 रखा, 2 2 और 2, ये हो गया। अच्छा मान लो मैं पहले के बाद 2 के बाद 3 रखता हूँ, 2 3 1 रखा तो सेम आने लगेगा ये वाला, 4 रखा तो इधर ही ज़्यादा हो गया, 3 रखा, 3 3 6 2 8, वो भी ख़त्म हो गया, तो मतलब इसके बाद तो नहीं बनेंगे अभी। तो कितने हो गए, 1 2 3 5 इधर हो गए, 5 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 और एक 15, तो 15 टोटल केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा इसको ऐसा ही देखना है, कोई फॉर्मूला वगैरह तो यहाँ पे नहीं लग रहा था। अगला क्या, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है। कितना ईजी पूछ, ईजी क्या, ईजी तो है बट ये है कि अभी सॉल्व करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। 3x + 2y बराबर 14 दिया है, और अगला कितना है, 5x - y बराबर 6 दिया है। दूसरा क्या है, 4x + 3y = 8, 6x + y = 5। हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। चलो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड कर दिया, तो इधर कितना आ जाएगा, 13x बराबर इधर कितना आ जाएगा, 12 और 14 26 आ गया, तो x का वैल्यू 2 हो गया। अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो 2 मैंने इसमें रख दिया, 2 3 = 6 8, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 2,4 पहले का कोऑर्डिनेट आ गया। इसमें मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहा हूँ, तो ऊपर 4x है, नीचे 18x हो गया, तो कितना आएगा, माइनस का 14x, और इधर कितना 8 8 - 15, तो कितना आएगा, माइनस का 7, तो x बराबर कितना आ गया, 1/2। x का वैल्यू 1/2 फर्स्ट में रख दो, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1/2 + 3y = 8, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया, 2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/2, 2। ओके, तो एक हो गया 2,4, एक हो गया 2,1/2। इन दोनों से जाने वाली जो लाइन है, पहले मैं उसका इक्वेशन निकालता हूँ, कैसे आएगा, y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 और x - x1, ये लाइन हो गया। तो 1/2 - 2 -3/2, 2 - 4, तो वो कितना हो गया, -2, तो 4/3 x - 2, इधर कितना हो गया, y - 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y - 12 बराबर 4x - 8, तो लाइन कुल मिला के कितना आ गया, 4x - 3y और +4 बराबर 0, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो हमें इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, 5, -2 से, 5, -2 से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि लाइन का पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो 4 × 5 - 3 × -2 + 4 डिवाइडेड बाई √4² + 3² तो 5 ही होता है, सबको पता होगा ये बात। तो कितना हो गया, 20 + 6 + 4/5, 20 10 30/5, 6 आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना है, 6 है। हाँ चलो भाई, तो पूरा कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोई बात नहीं थी इसमें। हाँ भाई, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन है, जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है।
हाँ, तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना है, साइन की पावर में 3/2x, तो पावर में 3/2 का मतलब होता है साइन एक्स अंडर रूट के अंदर कितना, साइन एक्स, प्लस दूसरा क्या है, कॉस एक्स अंडर रूट के अंदर कितना, कॉस एक्स, डिवाइडेड बाई, फिर ये पूरा अंडर रूट, इसमें बहुत खतरनाक सा चीज़ दिया है भैया, क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अच्छा इंटू साइन एक्स माइनस थीटा दिया है, तो उसको ना मैं एक्सपांड कर देता हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, चलो फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे डी एक्स है। ओके, अब इसको मैं 2 अलग अलग पार्ट में कर लेता हूँ। तो इसको बोल दिया इंटीग्रेशन के अंदर में, पहले देख लेते हैं कि हमें लाना क्या है, देखो ए के साथ में कोई तो अंडर रूट वाला क्वांटिटी है, और अंडर रूट क्वांटिटी बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। देखो पहले वाले में कॉस थीटा के साथ में tan x है, तो कॉस थीटा के साथ में tan x कब आएगा, जब मैं cos x से डिवाइड करूंगा, या फिर अंदर से cos x कॉमन लूंगा तो देखो माइनस साइन थीटा भी बन जाएगा। दूसरा वाला देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे cos थीटा तो है ही, यहाँ पे देखो ध्यान से कि cos x की जगह पे cot x दिया है, इसका मतलब मैं किसी न किसी तरीके से मुझे sin x कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये एक जो राइट साइड में लिखा है उससे हिंट मिल रहा है ना। तो देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे sin x अंडर रूट के अंदर में कितना, sin x डिवाइडेड बाय, है ना। देखो ये अंडर रूट के अंदर में कितना लिखा है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अच्छा अंदर से ना मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वाले केस में जब मैंने ऊपर में साइन एक्स रखा है तो नीचे से साइन कॉमन लेना चाहिए, कॉस कॉमन लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कॉस कॉमन लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉस कॉमन लिया तो इस जगह पे ध्यान से देखो, ये जो साइन एक्स है वो क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा, और जब कॉस कॉमन लिया तो ये जो कॉस क्यूब है वो कॉस के पावर 4 बन के कॉस स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और ऊपर जाके वो सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो जब कभी मैं टेन एक्स मानूंगा, टेन एक्स को टी मानूंगा, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स चाहिए ना ऊपर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऊपर जब साइन एक्स वाले को रखा है तो नीचे से मैं कॉस एक्स कॉमन लूँगा। तो मैंने चलो कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा देखना ध्यान से, कॉस थीटा टेन एक्स माइनस वहाँ से कितना साइन थीटा डी एक्स, है ना। अच्छा सिमिलर वे में जो दूसरा वाला होगा कॉस वाले के साथ, कॉस एक्स अंडर रूट के अंदर कितना, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे देखो ध्यान से अंडर रूट के अंदर वो तो है ही, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स तो है, इस बार मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्या, साइन एक्स, साइन एक्स कॉमन लिया तो अंडर रूट के अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। हाँ अब देखो यहाँ पे कॉस के पावर 4x बनता हुआ दिख रहा है आपको, अंडर रूट के बाहर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर गया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया। ये जो साइन का क्यूब एक्स है, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स बनाएगा, जो कि ऊपर से पूरा कट गया, तो बचा कितना नीचे, अंडर रूट के अंदर में कॉस थीटा टेन एक्स माइनस साइन थीटा, यहाँ पे डी एक्स, प्लस दूसरे वाले में देख लो कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर में कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। अब देखो इंटीग्रेट करना बड़ा इजी हो गया, क्योंकि अगर मैं देखो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मैं इसमें 1/2 दे दिया, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये इंटीग्रेशन था ना, मैंने क्या किया इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो बाहर 2 देना पड़ेगा। इसमें मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 2 लिख लिया एक। अच्छा अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मुझे अंडर रूट के अंदर एफ एक्स को इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ 1/2 अंडर रूट के अंदर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसे थोड़ा इसी टाइप का समझो, कहीं ये अंडर रूट समथिंग रहा होगा तो इसलिए आया होगा 1/2 अंडर रूट समथिंग और ऊपर उसका डेरिवेटिव। अच्छा ऊपर डेरिवेटिव के साथ
कॉस थीटा टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हमें कॉस थीटा भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे यहाँ पे कॉस थीटा दे दिया। सिमिलर वे में यहाँ पे भी कॉटेक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कॉसेक, अच्छा माइनस भी है तो प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 अपॉन साइन थीटा रख दिया, ये एडजस्टमेंट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो कुछ भी लिखा है ना इतना, ये जो नीचे अंडर रूट वाला आइटम है ना, उसका डेरिवेटिव पूरा लिखा है ये। तो इंटीग्रेशन करना है तो 2 अपॉन कॉस थीटा तो था ही, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर में कॉस थीटा टेन एक्स माइनस साइन थीटा प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर में कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा प्लस सी। अच्छा प्लस सी इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे प्लस सी भी रहा होगा। अच्छा लिखा भी है, इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें ए इंटू बी पता करना है, तो ए इंटू बी कितना हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा, और हमें सारा ऑप्शन न्यूमरेटर में लिखना है तो सीधा से लिख देते हैं। तो 8 यहाँ पे कितना हो गया, कॉसेक 2 थीटा, 8 कॉसेक 2 थीटा, ये वाला ऑप्शन। तो नंबर 4 पे देखते हैं क्या है, बोला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन समथिंग मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अरे बाप रे, ये तो ऐसा बुकलेट का सवाल होता है ऐसा कि एक लाइन है कुछ, तो ऐसा मान लिया ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 28 बराबर में 0। अब हमें कहीं तो पॉइंट 2,3 दिया है, इसका डिस्टेंस निकालना है। बस दिक्कत ये है कि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें इस समय डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन के पैरेलल में। तो मान लिया कि वो लाइन कुछ ऐसा है, मान लिया कुछ लाइन ऐसा है, तो हमें डिस्टेंस कुछ ऐसा निकालना है उसी के पैरेलल में, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डी है, हमें डी चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अच्छा जो लाइन के पैरेलल है उसका अगर मैं टेन थीटा निकालूं, उस टेन थीटा मतलब उसका स्लोप निकालो, तो स्लोप तो उसका कितना है, √3 है। अच्छा अगर उसका स्लोप टेन थीटा √3 है तो उस हिसाब से उसका कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा 1/2 होगा। उस हिसाब से उसका साइन थीटा कितना होगा, √3/2 होगा। अच्छा कौन से थीटा की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइन मान लो दिया है, कोई भी लाइन तो कोई ऐसा ही होगा या फिर किसी भी तरीके से होगा, ये जो एंगल है वो थीटा है और वो एंगल हर जगह कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसा भी लिख दूँ, चाहे ऐसा लिख दूँ, चाहे ऐसा लिख दूँ, वो हर लाइन का थीटा क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल लिखा तो अगर थीटा सेम है तो उसका कॉस थीटा भी सेम होगा, उसका साइन थीटा भी सेम होगा। आप बोलेंगे सर ये सब फालतू बातें क्यों कर रहे हैं आप, साइन थीटा कॉस थीटा क्यों घुसा दिए इसमें, इसलिए क्योंकि अगर हमें किसी पॉइंट से डी डिस्टेंस पे आगे जाना है ना, और अगर हमको वो थीटा पता है तो आपको पता है कि भाई जो नया कोऑर्डिनेट आगे मिलेगा, नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लिया कि x, y मिल गया ना, तो वो जो x, y होता है आपको पता होगा वो कितना होता है, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, नया कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा जो नया कोऑर्डिनेट मिला वो तो ऊपर वाले लाइन के ऊपर लाई करेगा ना, तो देखो बस लिख लिया 2 प्लस डी कॉस थीटा कितना है 1/2, तो 2 प्लस d/2 कर दिया, 3 प्लस √3 d/2, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये गिवन लाइन पे लाई करेगा तो लाइन कितना है 2x माइनस 3y प्लस 28, तो 2x मतलब 2 प्लस d/2, 2x माइनस 3y है ना, तो माइनस 3y कितना है 3 प्लस √3 d/2 और प्लस 28 बराबर 0 है। अच्छा हमें कुल मिला के इसमें क्या निकालना है, हमें d निकालना है। तो चलो सॉल्व कर लिया, ये हो गया 4 प्लस डी, इधर -9 माइनस 3√3/2 डी प्लस 28 बराबर में 0। तो 4 और -9 कितना हो गया -5, 28 -5 कितना हो गया 23, तो 23 मैंने इधर रखा और डी वाला आइटम उधर लेके गया, तो 3
√3/2 d इज इक्वल टू 23। एक सेकेंड, प्लस डी भी है यहाँ पे। ओके एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें मुझे। गड़बड़ क्या है कि ये हो गया √3/2d और d उधर गया तो माइनस डी, तब तक इस साइड कितना बचा था 23, ये रहेगा। तो कितना हो गया है 3√3 - 2d इज इक्वल टू 46। तो d बराबर 46/3√3 - 2 रेशनलाइज कर दिया 3√3 + 2 से 3√3 + 2 से नीचे कितना बन गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 - 4 23, 23 दूना 46, तो 2 3√3 + 2, तो आंसर कितना आ गया 4 + 6√3। तो 4 + 6√3 ऐसा कोई आंसर है, ये देखो। पांचवा, हाँ पांचवे में क्या बोला है भाई, लेट अ यूनिट वेक्टर समथिंग दिया है, मेक्स एंगल्स π/2। अच्छा ध्यान से देखना कि ये यूनिट वेक्टर बोला है, यूनिट वेक्टर है, मेक्स एंगल्स π/2। अच्छा कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से π/2 एंगल बना रहा है, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो i है k है, मतलब कि x/√2 + z/√2, मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ खटाखट, बराबर कितना होना चाहिए 0। यहाँ से हमें मिल रहा है कि x + z कितना होना चाहिए 0। चलो एक रिलेशन मिल गया। फिर बोल रहा है कि π/3 बना रहा है किससे, दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ π/3 बना रहा है, उसमें j और k है ना। एक बात बताओ, सिंपल से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोई एक वेक्टर है ना, तो अगर मान लीजिए वो किसी a वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो 2a वेक्टर के साथ भी वो थीटा एंगल बनाएगा, मतलब कि 5a वेक्टर के साथ भी वो थीटा एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप बोलेंगे सर आप ये क्यों करना चाह रहे हो? चलो अच्छा छोड़ देते हैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इजीली काम करते हैं। यू कैप का जो एंगल है दूसरे वेक्टर के साथ वो π/3 है, तो मैं सीधा लगा रहा हूँ cos π/3। cos π/3 कितना होता है, या फिर a.b बराबर mod a mod b cos थीटा लगा रहा हूँ। a.b तो u का इसके साथ तो कितना हो जाएगा, j है ना, x तो है ही नहीं, तो y/√2 + z/√2 ना, तो उसमें i वाला आइटम नहीं है, तो ये जो होगा ये तो हो गया a.b बराबर mod a। mod a तो 1 हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है, mod b मतलब अंडर के अंदर 1/√2 का स्क्वायर + 1/√2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। cos π/3 cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, सॉरी cos 60 1/2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से देख लो क्या हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 + 1/2 1 हो गया, वो तो खत्म हो गया भाई, है ना, बड़ा सिंपल हो गया, वो तो 1/2 आ गया। तो y + z का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये √2 कॉमन आ गया, उधर चला गया, तो कितना आ गया √2/2, तो 1/√2 हो गया, है ना, y + z 1/√2 आ गया। अब मैं देख रहा हूँ तीसरे वेक्टर के साथ 2π/3 है, तो तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसमें i है और j है, तो क्या आएगा x/√2 + y/√2 बराबर उन दोनों का मॉड, पहले का तो 1 है, दूसरे का वो भी 1 ही है, तीसरे का कितना, मतलब कि वो कॉस एंगल 2π/3 120 है, 120 में -1/2 आता है, तो x + y कितना हो गया यहाँ से √2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो -1/√2 आ गया। ओके x + z तो 0 है ना, ठीक है भैया। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया x + 2y + z बराबर 0, तो जिसमें x + z खुद ही 0 है तो इससे पता चलता है कि y भी कितना होगा 0। अच्छा अगर y 0 हो गया तो इसी में रख दो, y 0 हो गया तो z का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, y 0 इसमें रख दो तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/√2, कुल मिला के हमें x y z तीनों मिल गया।
अब बोला है कि समथिंग कोई तो वी वेक्टर दिया है और यू कैप माइनस वी वेक्टर पूरे का मॉड का होल स्क्वायर बताना है। तो पहले मैं यू का कैप लिख देता हूँ। यू कैप कितना है, -1/√2 आई कैप और प्लस जेड है, मतलब सीधा जी नहीं आएगा, के आएगा सीधा, +1/√2 के कैप। तो यू कैप माइनस वी वेक्टर हमें ये बताना है। तो घटा देता हूँ मैं, देखो एक्स वाला घटेगा तो -1/√2, -1/√2 तो -2/√2, दैट इज -√2 आई कैप। जे वाला भी माइनस में आ जाएगा, -1/√2 जे कैप, और के वाला तो सीधा सीधा कट जाएगा, सेम है। हमें इसके मॉड का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में √2 का स्क्वायर 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 + 2, 2 2 4 + 1 5, 5/2 आ गया। इसका स्क्वायर बताना था ना, तो 5/2 सीधा सीधा आ जाएगा। तो 5/2 सही आंसर है इसका। अगला सवाल क्या है भैया, द फंक्शन समथिंग बोला है कि, अच्छा इसमें इंक्रीज डिक्रीज बताना है ना। तो कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, इंक्रीज डिक्रीज तो तभी पता लगेगा ना जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f(x) बराबर लिख देता हूँ x/(x² - 6x - 16। कोई भी फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये कौन बताता है, उसका डेरिवेटिव बताता है। तो x² - 6x - 16 का होल स्क्वायर, x² - 6x - 16, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। फिर माइनस x² - 6 इसका डेरिवेटिव 2x - 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x को जो पकड़ा था, तो x² - 6x - 16 इस पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर कितना बन गया, x² - 6x, इधर माइनस लिख लेता हूँ यार, x² - 6x - 16 -2x² प्लस में 6x कट गया, x² - 2x² तो -x² हो गया, और -16, अरे वाह, नीचे x² - 6x - 16 का होल स्क्वायर लिखा है। ऊपर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, x² + 16 अपॉन x² - 6x - 16 इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या आया है, f'(x). अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऊपर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, तो f'(x) कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव है। f'(x) अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करता है, मतलब कि फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ऑलवेज डिक्रीज में ध्यान देना है कि -2 और 8 ये तो डोमेन में ही नहीं है, तो डिक्रीजिंग के भी डोमेन में नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन वैसा देख लो ना, इसमें केवल डिक्रीजेज लिखा हो। तो पहले में केवल डिक्रीजेज बोला है, इंक्रीजेज गलत हो गया, डिक्रीज इंक्रीज गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला ही सही है। और सही भी क्यों है, देखो ना लिखा है -∞ से -2, फिर -2 से 8, फिर 8 से इन्फिनिटी। इसका मतलब पूरे का यही कहना है, ये पूरा पता लिखा है r -2 और 8, -2 और 8 को हटा दो ना तो वही लिखा है पूरे r में से, तो ये ऑप्शन सही है। बोला है r इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 सच दैट इतना बिलोंग्स टू r, ठीक है, सबसेट ऑफ r, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 2 1 3 तो है ना, तो इसका मतलब पहले तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, उसमें 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। ये मैंने उसके लिए लिखा है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो, अगर 1 2 लिखा है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 लिखा है तो 3 1 भी होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ट्रांजिटिव के लिए आप इन चारों को ना देखो तो सही है। क्यों, क्योंकि ये सब देखो 1 1 है तो 1 1 का फिर से 1 1 है, फिर उसका भी 1 1 ही है, तो हमें देखना ही नहीं है। इन सभी में देखो, ये और ये में देखो, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, सही है। 1 2 है और इसका कोई नहीं है, 1 3 है, 1 3 है, 3 1 भी है तो 1 1 भी है, तो भी सही है। उल्टा देख लो एक बार,
2 1 है और 1 2 है, देखो ऐसा ऐसा देखो ना, 2 1 है और 1 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, ठीक है। अब 2 1 का 1 3 के साथ देख लो, 2 1 है 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि एक और हमें 2 3 भी चाहिए, देखो ना 2 1 1 3 तो 2 3 भी चाहिए। ऐसे ही 3 1 1 2 तो 3 2 भी तो चाहिए। या फिर ऐसे भी देख लो, अगर 2 3 है तो 3 2 तो चाहिए, सिमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट चाहिए हमें। क्या बोला है, इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 24/5, ठीक है भैया। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन 5 का वैल्यू कितना है, 24/5, तो जो सिग्मा एक्स आई है वो 24 है। सिमिलर वे में 194/25 वो इसका वेरिएंस है। इसका मतलब कि जो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर होता है ना 24/5 का होल स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 194/25 के, ठीक है भैया। तो सिग्मा एक्स आई का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा भैया, 194/25 प्लस 24 का स्क्वायर, अच्छा 24 का स्क्वायर 576 होता है, कितना 576 अपॉन 25, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, ये वाला 5 उधर चला गया, ऐड कर दिया, 6 4 10 7 9 7 16 1 17 5 1 6 1 7 बटा कितना 25 इंटू 5, ओके काटा बेटा कर दिया। ये 5 से 5 को काट दिया, एक 5 बच गया, उस 5 को उससे काट दिया, तो 5 1 का 5 27, 5 5 25, 5 चौके 20, 154 आ गया, ठीक है भैया। तो सिग्मा एक्स आई का स्कोर 154 है। अब ध्यान से, अब क्या बोला गया, द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 4 का ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 7/2, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि फर्स्ट 4 का अगर मैं देखूं 4 तक के लिए, उसका सम डिवाइडेड बाई 4 ये कितना दिया है, 7/2 दिया है। इसका मतलब है कि सिग्मा एक्स आई अगर मैं 4 ही टर्म तक का लेता हूँ, 4 टर्म तक का, तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, पहले सिग्मा एक्स आई कितना था, 24, बाद में सिग्मा एक्स आई कितना आया, 14, मतलब 4 टर्म का। इससे पता चलता है कि जो 5वां टर्म है वो तो 10 रहा होगा। अच्छा 10 रहा होगा, तो अगर मुझे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर करना है 4 तक का, तो वो तो ये हो जाएगा ना, 154 टोटल था, उसमें से मैं 10 का स्क्वायर घटा दूँ, मतलब 100 घटा दूँ, तो कितना आ गया, 54 आ गया। अब हमें सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पता है, उसका मीन पता है, तो वेरिएंस तो आ ही जाएगा ना। तो नया वेरिएंस कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 4 माइनस उसका मीन कितना था, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, तो 54/4 माइनस 49/4, तो 49 और 5, तो आंसर कितना आ गया, 5/4 उसका मीन है। तो हाँ हाँ, अरे भाई तो कन्फ्यूजिंग वाला था, 4/5 भी ऑप्शन में। पी क्यू आर 3 वर्टाइसेस हैं, एंगल क्यू पी आर बताना है। अरे भैया कहाँ इतना चिंदी पूछ लेते हो यार, मेंस वाले भी ना पगला गए हैं। ये P है, यहाँ पे कहीं Q है, Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 6 2, कहीं तो R है 7 3 2, और हमें यही वाला एंगल चाहिए। तो पहले मैं क्यों ना आर क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ। आर क्यू वेक्टर कैसे आएगा, 7 - 4 3i कैप 3 - 6 -3j कैप 2 - 2 बस प्लस 0k कैप। एक सेकेंड, क्यू पी आर बताना है ना, ओ हो ये तो हो गया है गलती, क्यू पी आर बताना है भैया, पहले क्यू लिखना है 4 6 2, फिर पी लिखना है 3 2 3, फिर आर लिखना है क्यू पी आर, आर कितना दिया है 7 3 2, चलो अब लिख लिया
पहले पी आर वेक्टर लिख लिया, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस के हो गया, इधर से 4 माइनस 3 आई कैप, 6 माइनस 2 4 जे कैप, 2 माइनस 3 माइनस के कैप। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 4, उधर भी कितना 4 और +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 चौके 16 17 18, दूसरे में भी अंडर रूट 18 आएगा क्योंकि सेम दिख रहा है मुझे। तो 4 4 8 1 9, 9/18 दैट इज़ 1/2, कॉस थीटा 1/2 मतलब कि थीटा बराबर कितना आ गया π/3 आ गया। तो π/3 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये y का वैल्यू कुछ तो दिया है और x इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऑलरेडी कि 225 y डैश माइनस y डबल डैश चाहिए। तो पहले मैं y को थोड़ा और ढंग से लिख लेता हूँ। तो जो y है वो है ln 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फिर माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मैं निकाल रहा हूँ y डैश कितना होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर का कितना माइनस का 2x, फिर माइनस इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का कितना 2x। ऊपर नीचे से माइनस 2x कॉमन आ गया, नीचे तब तक 1 माइनस एक्स के पावर में 4 बन चुका था, माइनस भी कॉमन लिया था तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, 1 + 1 2 हो गया, तो आ गया माइनस का 4, यहाँ पे x/1 माइनस एक्स के पावर में 4। ये है कौन y डैश। ठीक है भैया, अब देखते हैं y डबल डैश कैसे आएगा। तो y डबल डैश के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, -4 तो कांस्टेंट है, तो 1 माइनस एक्स के पावर 4 इसका स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के पावर 4 को पकड़ा, x का डेरिवेटिव 1 फिर माइनस, फिर x को पकड़ा 1 माइनस एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव -4x³ होगा ना, जो कि कितना हो गया माइनस का 4, नीचे 1 माइनस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, ऊपर देख लेते क्या बनेगा 1 माइनस एक्स के पावर 4 और प्लस 4x के पावर में 4, तो कितना बन गया 3x की पावर में 4 + 1 और डिनोमिनेटर में तो है ही, तो ये y डबल डैश आ गया। बट अच्छी बात हमें मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि आप बताइए दोनों का y डैश माइनस y डबल डैश बताइए, लेकिन x इक्वल टू 1/2 पे बताइए। तो y डैश मैं देखना चाह रहा हूँ एट x इक्वल टू 1/2 पे कितना आएगा। तो y डैश ढूंढो कहाँ है, तो -4 ऊपर कितना आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16, तो 16 ऊपर चला गया, -4 इंटू 1/2 -2 हो चुका था, तो माइनस का 32 अपॉन में कितना आ गया 15, ये y डैश हो गया। y डबल डैश चाहिए अगर हमें x इक्वल टू 1/2 पे, इधर -4 अपॉन, अच्छा 1 माइनस एक्स के पावर 4 15/16 है, उसका होल स्क्वायर किया तो 225 इंटू 16 इंटू 16 आ जाएगा इधर, है ना, 16 का भी तो होल स्क्वायर आएगा। इधर कितना आ जाएगा भैया 3/16, तो कितना हो जाएगा 9/16। चलो एक 16 तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया भैया -64 इंटू 19/225। अब हमें क्या चाहिए y डैश 225 इंटू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, तो 225 y डैश कितना है -32/15 और फिर माइनस करना देते प्लस हो जाएगा 64 इंटू 19/225। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि 225 कटने वाला है, अभी 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 इंटू 32 प्लस इधर मल्टीप्लाई किया 225 पूरा कट गया, इधर कितना आ गया 32 इंटू 38, तो मैंने दोनों में 32 कॉमन ले लिया तो बचा 38 माइनस 15, तो 15 15 23 हो गया, तो 32 इंटू 23 आ गया। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
32 इंटू 23, 23 दूना 46, 23 या 69, 69 और 4 73, 736 होना चाहिए। दिया है कि नहीं भाई, कहाँ है? 736। चलो है तो ऑप्शन में। इसमें क्या बोला है कि समथिंग दिया है एपी में है। अच्छा, आपको पता होगा अगर लॉग एपी में होता है, कोई लॉग एपी में होता है, इसका मतलब वो टर्म जीपी में होते हैं। अगर कभी भी आपके पास लिखा है ln a, ln b, ln c, अगर एपी में लिखा है तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए बी सी किस में होंगे? जीपी में होंगे, है ना। तो वैसे ही लिखा है ln a, ln b, ln c एपी में है, तो मैं तब बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी के तो बराबर होगा। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा भी कुछ तो बोला है कि बहुत गंदे गंदे से टर्म दिए, वो भी एपी में बोला है। तो गंदे गंदे से टर्म को पहले मैं लिख लेता हूँ कि ln a अपॉन 2b, ln 2b बाई 3c, ln 3c बाई a, है ना। अच्छा, अगर मान लो मुझे तुक्का लगाना है इसमें तुक्का भी बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको इसमें तुक्का लगाना है ना। एक सेकंड, पहले वाईफाई बंद कर देता हूँ, वाईफाई क्यों चल रहा है। अगर मान लो मुझे इसमें तुक्का लगाना है, तो पहली बात तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी के बराबर चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 6 इंटू 2 12 आ रहा है, वो तो गलत हो गया। बाकी सब केसेस में तो दिख रहा है 6 का स्क्वायर, 9 इंटू 4, 10 का स्क्वायर, सब दिख रहा है। चलो सही है। और पूरे कैलकुलेशन में नंबर्स कितने दिख रहे हैं? 2 3 ये सब दिख रहा है ना, 2 3 ये सब दिख रहा है। और चीज़ें प्लस नहीं हो रही, चीज़ें मल्टीप्लाई होने वाली, क्योंकि लॉग वाली चीज़ें हैं। तो मल्टीप्लाई होकर 2 3 कभी 5 नहीं बन पाएगा। तो देखो ये भी कोई तो 5 वाला चीज़ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो या तो 964 होगा या तो 1641 होगा। चलो इतना तो हम बता सकते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। फिर भी अच्छा, इसमें भी क्या दिया है? कोई लॉग 3 चीज़ें एपी में दिया है। तो 2b बाई 3c का जो होल स्क्वायर होगा वो a अपॉन 2b इंटू 3c अपॉन a के बराबर होगा। चलो a से a कट गया इधर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 2b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8b क्यूब आ गया। इधर 3c 27c क्यूब आ गया। तो यहाँ से b बाई सी मुझे कितना दिखने लगा? 3/2 दिखने लगा। चलो b बाई सी का वैल्यू 3/2 दिखने लगा। पहले इक्वेशन से अगर मैं b बाई सी बोलूँ तो a अपॉन बी के बराबर होगा ना। तो b बाई सी कितना था? 3/2। तो a अपॉन बी कितना आ गया? 3/2। अच्छा, पहले इक्वेशन से आप मुझे बताइए कि c का वैल्यू किसके बराबर होगा? 2b बाई 3 के। सेकेंड वाले इक्वेशन से a का वैल्यू कितना? 3b बाई 2 के। अब मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ, a इज़ टू b इज़ टू c। a को मैंने लिख दिया 3b बाई 2, b तो b ही है, c को लिख दिया 2b बाई 3। अच्छा, रेशियो में अगर कोई सेम चीज़ सभी में आ रहा है तो उसको हटा सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो। और मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन नहीं, पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि डिनोमिनेटर में कुछ ना दिखे। तो पहला कितना बन जाएगा? 9, दूसरा क्या बन जाएगा? 6, तीसरा क्या बन जाएगा? 4। तो 964। देखा आपने तुक्का लगाने का, तो बच गए हम लोग। अच्छा, और भी थोड़ा अच्छा से तुक्का लगाते तो देखो इसमें 3 नाम का कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं थोड़ा, बट ये अच्छा तुक्का नहीं रहेगा। हाँ, कोई तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, साइन वाई बाई एक्स समथिंग समथिंग दिया है। तो चलो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं सीधा जैसे एक्स को देखा राइट में भेज रहा हूँ मैं, वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स है ना, तो 1 बन जाएगा। अच्छा, हर जगह वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स दिख रहा है ना। अच्छा, कॉस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, कॉस से डिवाइड होके ये तो वाई बाई एक्स बन गया, प्लस ये क्या बन गया? सीकेंट वाई बाई एक्स। अब हर जगह वाई बाई एक्स दिख रहा है, तो वाई को मैं क्या मान ले रहा हूँ? वी एक्स। तो आपको पता है कि चेंज क्या करना पड़ता है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो चेंज कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स कितना होगा? वो तो वी होगा, वी प्लस
सीकेंट वाई बाई एक्स। सुंदर काम ये हो गया कि एक वी कट गया, तो बस अच्छा सॉरी सीकेंट वाई बाई एक्स नहीं होगा, वो सीकेंट वी होगा, है ना। तो कितना बन गया यहाँ पे, डी वी अपॉन सीकेंट वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा सीकेंट वी ऊपर जाएगा तो कॉस भी बन जाएगा, कॉस वी का कितना होगा, साइन वी इज इक्वल टू 1/x का कितना होगा, ln x प्लस में कितना c। साइन वी मतलब कि साइन के अंदर में y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस में c। ओके, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, y 1 का वैल्यू π/3 है। जब मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो ये तो 0 हो गया, ये c हो गया। और साइन π/3 मतलब कि साइन 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2। इससे पता चलता है कि c √3/2 है ना। अब आंसर देखो, जो सोल्यूशन दिया है वो दिया है साइन y बाई एक्स प्लस ln x प्लस α/2। साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस α/2। तो अल्फ़ा तो √3 हो गया ना। बाद में पूछा है कि अल्फ़ा का स्क्वायर बताओ, तो अल्फ़ा का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर 3 हो गया भैया। अब इसमें देखो क्या बोला है, एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स, एक से लेकर के 50 तक है। प्रोबेबिलिटी बताना है, चूजन इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ 4, 6 एंड 7, है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ 4, 6 एंड 7। अब देखो आपको एक फॉर्मूला होगा, पता होगा कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये कितना होता है, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये एक फॉर्मूला होता है ना। ध्यान से देखना, मुझे क्या देखना है कि 50 में से कोई एक चूज़ कर रहा हो ना, तो डिनोमिनेटर में तो 50C1 आएगा। 50 में से एक चूज़ करने का 50 तरीका होता है, तो 50 तरीका हो गया। अब हमें ऊपर ये देखना है ना कि कौन कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबल होने कितने होंगे, 4, 8, 12 ऐसा करके। तो सबसे बड़ा नंबर कितना आएगा, 48, तो 12 चौके 48, तो 12 हो गया। तो 12 नंबर 4 से डिविजिबल वाले होंगे। 6 से डिविजिबल वाले कितने होंगे, 8 6 ज़ा 48, तो 8 आ गया। 7 वाले कितने होंगे, 7 7 ज़ा 49, तो कितना आ गया, 7 हो गया। अच्छा, ये मैंने लिखा है PA प्लस PB प्लस PC। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, PA इंटरसेक्शन भी मतलब जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। 4 और 6 से डिविजिबल मतलब 12 से डिविजिबल। 12 से डिविजिबल कितने होंगे, 4 होंगे, 12 चौके 48, फिर माइनस। अब 6 से भी हो और 7 से भी हो, 6 इंटू 7 कितना होता है, 42, 42 वाला एक ही होगा, फिर माइनस। 7 से भी हो 4 से भी हो, तो 7 4 जा कितना होता है, 7 चौके 28, तो 28 28 दूना 56, 50 से ज़्यादा हो गया, तो वो भी एक ही होगा। और फिर प्लस तीनों से डिविजिबल, 4 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से भी हो। 4 और 6 से हो, इसका मतलब 12 से होना चाहिए, 12 और 7 से मतलब 84 से होना चाहिए। तो 1 से 50 के बीच में 84 से डिविजिबल कोई नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 0। प्रोबेबिलिटी आने वाला ही, 12 8 20 7 27, 27 हो गया। 27 में से 4 5 1 6, 6 घटा दो, 27 में से घटा दो, 21 आ गया। तो 21/50, 21/50। चलो अगला क्या है, ओ ए वेक्टर ए है, ठीक है भैया, मान गया। बाद में क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, OABC ऐसा कुछ मान लेता हूँ, OABC, है ना। अच्छा, ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर वो ए वेक्टर है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, 12A प्लस 4B। सी का कितना है, अच्छा बी है केवल, ओके। क्या बोला है, वेयर ओ इज द ओरिजिन, इफ एस इज द पैरेललोग्राम, एस इज द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC, है ना। अच्छा OA, अरे यार क्या हो गया ये, OA और OC
को अगर मैं एडजेसेंट साइड किसी का पैरेललोग्राम का लेता हूँ तो पैरेललोग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एस की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा? पैरेललोग्राम के अगर मुझे 2 के पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं तो ए क्रॉस बी से आंसर आ जाता है, तो ए क्रॉस बी ये हमारा सही आंसर होगा एरिया ऑफ एस का। अच्छा, ए क्रॉस बी नहीं होगा, इसका मॉड वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी है ना, तो ओ ए बी सी इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया बताना है। जो क्वाड्रिलेटरल मैं चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, इसको 2 ट्रायंगल में यहाँ पे। ये कौन है? ए, बी कितना है? 12a + 4b, ये कितना आ जाएगा? b, है ना। तो 2 ट्रायंगल का एरिया मैं बना रहा हूँ इसको, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी देखो कितना होगा। ये ट्रायंगल के लिए कितना होता है? हाफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, बी कितना है? 12a + 4b, प्लस दूसरे का कितना हो जाएगा? हाफ 12a + 4b का भी क्रॉस लेना है, किसके साथ? b के साथ। अच्छा, इन दोनों का जो भी एरिया आएगा हमें अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड ऐड करना होगा ना। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, जब मैं ए का क्रॉस ए के साथ करूँगा तो 0 हो जाएगा, ए का क्रॉस बी के साथ तो कितना आ जाएगा? 4a क्रॉस b और डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से कितना, a का b के साथ किया तो 12a क्रॉस b आ जाएगा, तो कितना हो गया? 12/2 a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, और ए बी क्रॉस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया? ए क्रॉस बी 4/2 2 6 2 8 हो गया है ना। तो पहले कितना आया था? ए क्रॉस बी, दूसरा क्या है? 8 टाइम्स में ए क्रॉस बी, तो दोनों का अगर रेशियो देखा तो 8 आ जाएगा। ए क्रॉस बी तो दोनों में कॉमन ही है ना, कट जाएगा वो। क्या बोला है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया है, क्या बताना है? मैक्सिमम मिनिमम बताना है। चलो ठीक है भाई, मैक्सिमम मिनिमम क्या ही है, एफ एक्स लिख लिया हमने। एफ एक्स कितना है? 2x + 3x के पावर में 2/3 है ना। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2 + 3 × 2/3 x के पावर में 2/3 - 1 तो -1/3 हो गया, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो x के पावर 1/3 + 1 अपॉन x के पावर 1/3 है ना। अगर मुझे एफ डैश एक्स का साइन देखना है तो ऊपर कब 0 बनेगा? -1 पे, नीचे कब 0 बनेगा? 0 पे, तो -1 और 0, तो प्लस माइनस और प्लस में खुलेगा है ना। मैं बोल सकता हूँ -∞ से -1 में इंक्रीज़ करेगा, -∞ से -1 में इंक्रीज़ करेगा, -1 से 0 में डिक्रीज़ करेगा, और 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीज़ करेगा। तो देख लो बस, एक मैक्सिमा बनेगा और एक मिनिमा बनेगा। अच्छा, इंक्रीज कैसे, मैंने कैसे बोल दिया? -∞ से -1 में पॉजिटिव है ना, तो इंक्रीज़ करेगा, तो -1 से इसमें इंक्रीज़ कर रहा है। -1 से 0 में नेगेटिव है, तो -1 से 0 में डिक्रीज़ करेगा, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। तो देख सकते हो एक मैक्सिमा आ रहा है, एक मिनिमा आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये सही आंसर है बी वाला। क्या बोला? इफ़ ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इतना विथ a1 = 1/8 एंड समथिंग a2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये बता रहा है कि जो कॉमन रेशियो 1 नहीं है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो a है वो AR और AR² का मीन के बराबर होगा। ठीक है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर, a हर जगह कट गया, तो 2 = R + R², तो R² + R - 2 = 0, तो R = 1 आएगा
और -2 आएगा, है ना। तो r का वैल्यू 1 तो सही है नहीं, तो -2 सही होगा। तो -2 r का वैल्यू मिल गया हमें, और a1 भी हमें पता है। तब तो क्या, तब तो चिंदी हो गया है। S20 माइनस S18 बोला है ना। S20 देख लो क्या होगा। S20 मत क्या होगा, a r के पावर 20 -1 अपॉन r -1 ना। फिर माइनस A18 कितना होगा, r के पावर में 18 -1 अपॉन r -1। तो बस a अपॉन r -1 तो कॉमन ही आ रहा है, तो कितना बचा, r के पावर 20 माइनस r के पावर में 18, 1 1 भी कट गया। तो a अपॉन r -1, r के पावर 18 भी कॉमन आ गया, तो बचा कितना, r² -1। देख लेते हैं, a कितना है 1/8, r कितना है -2, तो -2 की पावर 18 मतलब 2 के पावर में 18 अपॉन r -1 मतलब -2 -1 कितना आ गया, -3, r² -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 कितना 3, तो 3 से 3 कटा तो माइनस आ रहा है, 2 के पावर में 18 अपॉन 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में कितना आ गया 15, -2 के पावर में 15। हाँ क्या बोला है, r और थीटा बताना रिस्पेक्टिवली विद द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, z का वैल्यू दिया है, r थीटा बताना है। तो r कैसे आएगा भाई, r मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू है ना। तो अंडर रूट के अंदर में a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 10² 5π/8 ना। तो 4 तो कॉमन आके बाहर 2 बन गया, बचा कितना 1 + 10² थीटा, 1 + 10² थीटा कितना होता है sec² थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर में sec 5π/8 है ना। अच्छा, अब बात यह है कि अंडर रूट के अंदर से नेगेटिव क्वांटिटी तो बाहर नहीं आएगा, तो सेकेंड 5π/8 हमें लिखना नहीं चाहिए। तो सेकेंड 5π/8 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, सेकेंड का 3π/8, क्योंकि पाई माइनस 5π/8 लिखा तो कितना होता है 3π/8, मतलब इसको माइनस में आएगा ना, माइनस सेकेंड 5π/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 सेकेंड 3π/8। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया फिर तो ये। तो 2 सेकेंड 3π/8 कहाँ कहाँ पे देख लो, एक बी में है और एक डी में है। चलो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो जो थीटा होगा, अच्छा पहले देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एक्स वाला जो वैल्यू है, मतलब रियल पार्ट प्लस में है और इमेजिनरी पार्ट माइनस में है। ओके, इससे पता चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्टली कैसे मिलेगा, -10 इनवर्स 2 10 5π/8 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो चीज़ें ऐसी चलती हैं, है ना। तो ये एंगल थीटा होता है, तो कितना आ जाता है, वो माइनस में हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ों को पॉजिटिव में लेके चलता तो 2 से 2 तो कट गया। अच्छा 10 इनवर्स 10 5π/8, अच्छा 10 5π/8, 5π/8 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और बाहर माइनस लगा हुआ है। तो 10 5π/8 को पहले मैं क्या लिख लूँगा 3π/8, तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/8, है ना। तो बस हो गया, इसमें क्या था भाई। द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द रिलेशन इक्वेशन बोला है। राइट साइड में कुछ पॉलिनोमियल दिया, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले को सॉल्व करो। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऊपर में cos 2x कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना 3 + cos² 2x। नीचे कितना है a की पावर 6 माइनस b की पावर में 6। इसका फॉर्मूला कितना होता है, पहले तो इससे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 के फॉर्म में बदलो। तो पहले तो cos² x माइनस sin² x एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा cos के पावर में 4x
प्लस साइन के पावर में 4x प्लस ए बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, अब देखो कॉस 2x और ये तो कट गया क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो ऊपर कितना बचा 3 प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना नीचे साइन स्क्वायर का बनने वाला। अच्छा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि 1 होता है, और जो सब्ट्रैक्ट किया था लिख दिया मैंने। मैं पहले ट्रिगो वाले चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट साइड को इग्नोर कर रहा हूँ। ऊपर हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब कितना है भैया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया साइन वाले में, तो क्या इतना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 4। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 को, तो बन गया 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, नीचे भी कितना 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये तो कट गया, तो कितना आ गया 4। मतलब जो ट्रिगो वाला चीज़ है ना कुल मिला के 4 है वो। तो बचा कितना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6 बराबर में कितना 4। तो इक्वेशन बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बराबर में 0। अब एक क्यूबिक के सॉल्व करने के लिए मैं एक्स का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, 1 पे तो नहीं आ रहा है, -1 रख दिया, तो -1 पे तो 0 बन रहा है, मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ x प्लस 1। दूसरे में क्या आएगा एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, हमें माइनस एक्स स्क्वायर लेना है तो -2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में 2 आना चाहिए इसलिए यहाँ पे +2 होना चाहिए। ओके ये फैक्टराइज हो गया। अब एक रूट तो यहाँ से आएगा, और ये वाला का डी कैसा है नेगेटिव, मतलब वहाँ से रियल रूट नहीं आएगा, तो जितने भी रियल रूट है वो एक ही है, वो भी कितना है -1 है, और हमें सारे रियल रूट का सम बोला है ना, तो सम कितना हो गया -1। आप बोलेंगे सर ये रूट निकालना ज़रूरी था क्या, यहीं से निकाल लेते आप। सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस है ना, जब आप यहाँ से निकालोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ना, तो सम ऑफ रूट्स में वो इमेजिनरी वाले का भी सम देता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस तो बताओ, लेकिन वो रियल वाले का होना चाहिए, तो वो गड़बड़ी था। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देता ना तो 1 आता हो, जबकि रूट एक ही है रियल वाला, वो भी -1 है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे। 19 क्या बोला है, लेट m बाई n समथिंग को प्राइम है, नेचुरल भी है, ठीक है, बी ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन समथिंग दिया है, ठीक है। हाँ चलो क्या दिया है, तो देखते हैं। मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है cos 2 साइन इनवर्स x बराबर में कितना है 1/9। इसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ना, तो केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, है ना। मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा ऐसा समझ रहा हूँ ना, तो समझो ये cos 2 थीटा है, cos 2 मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 1/9। तो ये साइन इनवर्स एक्स वो तो खत्म हो, एक्स स्क्वायर बन गया वो, तो 1 माइनस 2x स्क्वेयर बराबर में कितना 1/9, तो 1/9 इधर आया, तो 1 माइनस 1/9 तो 8/9, तो 8/9 बराबर 2x स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर बराबर कितना 4/9, तो x बराबर कितना 2/3, प्लस में भी और माइनस में भी। माइनस वाला मैं नहीं लूँगा क्योंकि x का वैल्यू m/n बोला है, और m यहाँ पे को प्राइम नेचुरल नंबर्स बोला है, तो 2/3 में ही लूँगा, ठीक है भैया। तो इससे पता चलता है कि जो m है वो 2 है,
m बराबर 2 और n बराबर कितना 3, m और n आ गया, m और n आ गया तो इक्वेशन भी मिल जाएगा। एम एक्स स्क्वेयर मतलब 2x स्क्वेयर माइनस एन एक्स माइनस का 3x प्लस माइनस m मतलब n माइनस m, तो 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो फैक्टराइज कर दिया, इसके रूट्स बोला है ना, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, तो 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 आएगा और 1/2 आएगा। अब क्या बोला है कि अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा होना चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा हो गया 1,1/2। हमें बस यही देखना है कि 1,1/2 किसके ऊपर लाई कर रहा है। पहले मैं देखता हूँ, 1 रखा तो 3 हो गया, 1/2 रखा तो -1 हो गया, 3 - 1 कितना 2 होता है। दूसरे में इधर पॉजिटिव है 3 और 1/2, तो 3 + 1 4 हो गया, वो भी गलत हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखा ना तो 5 हो गया, 1/2 रखा तो 5 + 4 9, सही आ रहा है, ये सी वाला सही आ रहा है। हमें रख रख के मिलाना था कौन किसके ऊपर लाई करेगा। 20 नंबर पे क्या बोला है, एक a दिया है एक p दिया है और सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ समथिंग का डिटर्मिनेंट का दिया है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट में जो लिखा है लिख देता हूँ, p इनवर्स a p माइनस 2i, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं p का इन्वर्स निकालूं फिर a से मल्टीप्लाई करूं, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से p से मल्टीप्लाई करूं, है ना, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं कुछ टेक्निक लगाता हूं कि भैया ये जो p इन्वर्स है a इंटू पी, इसको रहने दो माइनस 2i को ना, अच्छा i को मैं तो ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, p इन्वर्स p, ये तो i होगा ही। अब p का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा क्योंकि p इन्वर्स कहीं ना कहीं लिखा है, तो मैं p इन्वर्स p भी तो लिख सकता हूँ i को, तो मैं लिख रहा हूँ 2p इन्वर्स p। अच्छा दोनों में p इन्वर्स कॉमन आ रहा है तो p इन्वर्स कॉमन ले लिया, तो बचा कितना ap माइनस 2p, ap माइनस 2p में p कॉमन आ रहा है अभी राइट साइड से, तो बचेगा कितना a माइनस 2, और 2 में लिख नहीं सकता इसलिए a माइनस 2i लिखना पड़ेगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर a इंटू बी इंटू सी आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट c लिख सकता हूँ। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट p इनवर्स डिटर्मिनेंट a माइनस 2i डिटर्मिनेंट p आ गया, ये तो इससे कट गया, तो बचा कितना डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस 2i। तो मतलब कुल मिला के हमें ये सॉल्व करना है, ये तो इररेस्पेक्टिव ऑफ p आ गया, बट p पे डिपेंड क्या कर रहा था कि p का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि p इनवर्स कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ a माइनस 2i, तो पहले a लिख ले रहा हूँ, 2 1 2 6 2 11, 2 1 2 6 2 11 3 3 2 3 3 2, ये माइनस 2i, i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2 का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 1 2 6, 2 माइनस 2 0 11 3 3 2 माइनस 2 0, इसका हमें डिटर्मिनेंट बताना है। तो 0 के साथ तो कुछ भी आए, फिर -1 के साथ, -1 के साथ कितना आ गया, माइनस का 33 प्लस 2 के साथ 18 आ गया, तो कितना हो गया भैया ये 18 दूना 36 प्लस 33 69 आ गया। अच्छा पूछा क्या है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इतना बोला है, इसके प्राइम फैक्टर्स का सम, ये लिखा गया है 3 इंटू 23, तो 3 और 23 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 3 और 23 का सम कितना हो जाएगा 26। अच्छा आप बोलोगे प्राइम फैक्टर्स में सर 1 क्यों नहीं आया, अरे भाई 1 प्राइम ही नहीं होता है, तो 1 आएगा कैसे। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड एम एंड एन बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन्स, इतना बोला है। हाँ ये थोड़ा अजीब सवाल लग रहा है भाई,
एम बी द सॉरी ओ बी द ओरिजिन, लेट एम एंड एन बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन्स, इस पे और इस पे एम और एन पॉइंट्स हैं, सच दैट एम एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन ऐसा बना दिया मैंने, एक लाइन कुछ तो ऐसा बना दिया, बट बात ये है ना कि कोई तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा ना, ये स्क्यू लाइन्स हैं, एक एम होगा, एक कोई तो एन होगा, और ये जो एम एन है ये शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर हो और ये भी परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर दिख तो नहीं रहा, ये 3D फिगर है ना, इसलिए वो एन वाला जो परपेंडिकुलरिटी है वो दिख नहीं रहा है बराबर से, बट मैं मान लेंगे कि हम मान लेंगे वो परपेंडिकुलर है। पहला लाइन लिख दे रहा हूँ, पहला लाइन लिख दिया, x माइनस 5/4, y माइनस 4/1, z माइनस 5/3, इधर पे x प्लस 8/12, y प्लस 2/5, z प्लस 11/9, है ना। तो अगर मुझे m वाला, अगर मुझे mn का dr चाहिए, समझो mn का अगर मुझे dr चाहिए, तो mn तो वो लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर कभी भी दो लाइंस के परपेंडिकुलर का हमें dr चाहिए होता है ना, तो आप क्या करो, दोनों के dr का, दोनों के dr का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो 4, 1, 3, 12, 5 और 9, इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो कितना आएगा, आई के साथ कितना आएगा, 9 माइनस 15, तो -6, माइनस जे के साथ में कितना आएगा, 36, 36, 0 आ गया, के साथ में कितना, 5 के 20 में से 12, 8 आ गया। तो डी आर कितना आ गया, -6, 0 और 8, ये डी आर है, जिसके इक्विवेलेंट मैं क्या बोल सकता हूँ, -3, 0 और 4 है। तो ये जो एम एन का डी आर है ना, वो कितना है, -3, 0 और 4। बट अगर मुझे मान लो कि पॉइंट एम लिखना है, पॉइंट एम लिखना है, तो उसी लाइन के ऊपर है, तो मैं कैसे लिखूँगा, 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा प्लस 5। अगर मुझे एन पे लिखना हो तो कितना आ जाएगा, 12 लैम्डा -8, सॉरी लैम्डा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ का जो रेशो होगा कुछ और भी हो सकता है, तो म्यू ले लेता हूँ, 12 म्यू -8, 5 म्यू -2, 9 म्यू -11, ये पॉइंट हो गया। अगर पॉइंट लिख दिया तो उसका डी आर कैसे आ जाएगा, उसका डी आर घटा के आएगा, तो मैं घटा भी दे रहा हूँ। तो 4 लैम्डा -12 म्यू -13 लैम्डा -5 म्यू 4 -2 तो प्लस का 6, और अगला कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा -9 म्यू 5 -11 प्लस का कितना आ गया, 16। ओके, बाप रे बाप, 4 लैम्डा माइनस कितना आया था, 12 म्यू -13 डिवाइडेड बाई -3, ये सारे रेशियो सेम होंगे ना, वो भी डी आर है, ये भी डी आर है, दोनों सेम डी आर है, तो रेशियो उनका सेम होगा ना, लैम्डा -5 म्यू +6 अपॉन में 0, 3 लैम्डा -9 म्यू +16 अपॉन में 4, है ना। इससे पता चलता है कि लैम्डा -5 म्यू +6 0 होना चाहिए। चलो, और एक तो इन दोनों को इक्वल करके मैं बना सकता हूँ ना, इन दोनों को इक्वल करके भी बना सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक सेकेंड, हाँ 4 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो 16 लैम्डा -48 म्यू -52 बराबर, -3 से किया तो माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 27 म्यू और माइनस का 48। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16 और 25 लैम्डा 48 और 27 माइनस का 75 म्यू और -52, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है,
हाँ, यहाँ पे +13 होना चाहिए, यहाँ पे +13 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 52 हो गया, तो कितना आ जाएगा प्लस का 100 बराबर में कितना आ गया 0। मैं 25 से काट दिया, तो लैम्डा -3 म्यू प्लस 4 बराबर 0, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या है, लैम्डा -5 म्यू प्लस 6 बराबर 0। अच्छा, हमें चाहिए क्या था फाइनल, हमें m और n पॉइंट चाहिए, तभी मैं वेक्टर निकाल सकता हूँ। इन दोनों को सॉल्व किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट में से 2 को, फर्स्ट में से सेकंड को, तो लैम्डा लैम्डा तो कट गया, इधर कितना आ गया 2 म्यू -2 बराबर 0, तो म्यू बराबर कितना आ गया 1। म्यू का वैल्यू 1 मैं इसमें रख दिया, तो 6 -5 1 हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया -1। अरे दादा, चलो लैम्डा और म्यू आ गया ना, तो लैम्डा और म्यू आने से हमें पॉइंट मिल गया वो वाला m और n। लैम्डा कितना आया है यार -1 और म्यू 1 आया है। लैम्डा -1 से ये कितना हो गया 1 3 2 हो गया, और इधर कितना हो गया म्यू 1 आया था, तो 12 में 60 गया, 4 3 माइनस का 2 है ना। अरे बाप रे, बहुत लंबी हो गया। अब दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ओ एम डॉट ओ एन पूछा है ना, देखो ओ एम डॉट ओ एन, तो डॉट प्रोडक्ट तो 4 1 का 4 प्लस 3 3 का 9 -4, तो 4 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 9। तो 9 सही आंसर है इसका। बड़ा लेंदी हो गया था ये, चलो कोई बात नहीं। 22 में क्या बोला है, x 0 से 3 है, y जो है इन दोनों ग्राफ्स का मिनिमम है। पहले मैं देख लेता हूँ ये दोनों ग्राफ्स मिल कहाँ पे रहे हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो x² बराबर 2x, तो x बराबर आएगा 0 और 2, ये दोनों 0 और 2 पे मिलेंगे। ग्राफ बना देता हूँ, x² + 2 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 2x + 2 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ये पॉइंट कौन सा है 2 वाला, ये तो 0 है, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या बताना है भैया इसमें, हमें बताना है कि x जो है 0 से 3 रहेगा, 0 से 3 यहाँ पे है, y जो है ग्राफ का मिनिमम रहेगा। ग्राफ का मिनिमम मतलब कि ये वाला, यहाँ पे ये मिनिमम है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिनिमम है 3 तक ना। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया निकालना है, ये पहले कर्व वाला फिर वो स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कर्व को, मतलब कि x² + 2 को कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 में, फिर 2 से 3 में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा लाइन को, लाइन कितना है 2x + 2 है ना। या फिर मैं उसका एरिया तो सीधा सीधा भी निकाल सकता हूँ, कैसे, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है ना। 2 पे हाइट देख लेता हूँ मैं, 2 पे हाइट 2 दूना 4 2 6 रहेगा, और 3 पे हाइट कितना रहेगा 3 दूना 6 2 8 रहेगा। हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट, तो इसका कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 + 8 14 हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो 1 हो गया। इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x² + 2 का कितना हो गया x³ / 3 + 2x 0 से 2 में, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8/3 + 2 दूना 4, और उधर का प्लस का 7 कर दिया, 0 पे तो 0 आने वाला है ना। 7 4 11 11 3 33 33 8 41/3, ये एरिया आ गया। और हमसे क्या पूछा है 12a ना, तो 12 × a, तो 4 4 1 का 4 4 चौके 16 164। क्या बोला है x और y इतना बराबर 2023 आएगा, x और y दोनों n को बिलोंग करता है, तो x + y बताओ, x और y मतलब x और y के कितने वैल्यूज़ हैं उनका सम करके बताओ। तो मैंने लिख दिया x² बराबर में 2023 + 2 के पावर में y, है ना, 2 के पावर में y। अब देखना
एक तो हमें दिख रहा है y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 45। क्यों 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 होता है, और y का वैल्यू 1 रखा तो 2023 प्लस 2 2025 हो गया, 45 का स्क्वायर है वो। चलो एक तो ये मिल गया, और देखते कहाँ कहाँ पे रहेगा। मान लो मैं y का वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ। अच्छा आपको पता है कि 2 के पावर y बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 2 के पावर y जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऐसा मैंने 1 पे तो देख लिया, 1 पे 2 आ रहा था, जैसे मैं 2 3 4 5 पे जाऊँगा 2 के पावर y बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर थोड़ा स्लो बढ़ता है, एक्स स्क्वायर थोड़ा स्लो बढ़ता है। तो अगर मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है तो दूसरा सोल्यूशन आसपास में ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है, आसपास में ही मिल सकता है। जैसे आप बोलो कि अगला सोल्यूशन y के वैल्यू 10 पे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, है ना, तो नहीं मिलेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको, समझो। या फिर y का वैल्यू 20 पे मिलेगा, y का वैल्यू 20 पे तो 2 के पावर 20 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। अब देखना 2023 एक ऑड नंबर है, 2 के पावर y हमेशा एक इवन नंबर होगा, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड आने वाला है, तो हम स्क्वायर भी किसका देखेंगे, ऑड का ही देखेंगे। चलो मैंने देखा 45 का, 47 का, 49 का, 51 का, 53 का, ऐसे सबका स्क्वायर मैं देखूंगा, है ना। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अभी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और राइट साइड में तब तक मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या नंबर आ रहा है। अच्छा ऐसा राइट साइड में ऐसा आएगा 2023 प्लस 2, 2023 प्लस 4, 2023 प्लस 8, 2023 प्लस 16, ऐसा कुछ करके, है ना। मैं क्या करूँगा, इसमें यूनिट डिजिट को कंपेयर करके देखना चाहूँगा, यूनिट डिजिट को कंपेयर करके, है ना। देखते हैं कैसे होगा। 45 का स्क्वायर ये तो बन ही चुका है, 47 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा ना, और इधर देखते हैं 9 बन सकता है क्या, कभी 9 बन सकता है क्या। देखो ये यूनिट डिजिट 3 है, इधर कितना बनेगा, 2 के पावर में 1 वो तो खत्म हो गया, 2 के पावर में 2 4, 4 प्लस 3 7, 8 बनेगा, 8 प्लस 3 1 डिजिट बन रहा है 1। फिर मैंने देखा 16, 6 और 3 9 हो गया, मतलब बन तो रहा है, बन तो रहा है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि y का वैल्यू 4 पे, पहले 47 का स्क्वायर देख लिया, तो 47 का स्क्वायर तो कितना होगा, चलो 47 इंटू 47 कर देता हूँ मैं, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 4 32, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 2 18, 9 10 12 2209 हो रहा है ना, 2209। और y का वैल्यू मुझे रखना है कितना 4, तो y का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा 2023 प्लस 16 तो समथिंग नज़दीक में ही आएगा, 20 समथिंग करके, मतलब ये तो नहीं है। अच्छा अगला क्या हो सकता है, अगला फिर से ये रिपीट होगा, जो लास्ट डिजिट 6 है यूनिट डिजिट वो रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट कब करेगा देखना, y का वैल्यू 8 पे रिपीट करेगा, ये 516 256 होगा, है ना। 256 ऐड किया, 2023 प्लस 256 9 आ गया, 7 आ गया, 2 2 2 2 7 9, ये 2209 है, मतलब नहीं बनने वाला है। तो अगला अगला 9 कब आएगा, कौन से स्क्वायर में आएगा, 47 में तो नहीं आया, तो अगला कब आएगा 57 में, और 57 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो अच्छा जेई मेंस ने दिया है, इसकी भी थोड़ी बात कर लें कि भाई जेई मेंस ने दिया है, तो भी हम और ज़्यादा इस पर नहीं जा सकते कि चलो एक नंबर ऐसा होगा कि जो 100 के पार में आएगा या फिर 150 के पार में आएगा, तो उतना कौन चेक करेगा, इसका कोई और तरीका है नहीं, चेक कर करके ही लाना था। तो एक आंसर मिल गया, चलो उसी पे स्टिक करते हैं हम लोग। 1 और 45 आया था, तो 1 प्लस 45 कितना आ गया, 46 आ गया, 46 सही आंसर है, 24। क्या बोला, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन इतना बी इतना, अच्छा स्लोप इसका कितना है -9 है, मैंने लिख दिया 27R1
प्लस 9R2/2 ये कितना है -9 के बराबर है। कभी अगर आए तो -9 यूज़ कर लूँगा। फिर हमें लिमिट बताना है कोई तो कितना है 3 से लेकर के x तक है 8t² dt डिवाइड बाई, नीचे में t नहीं है इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया, 3R2/2 x माइनस R2x² माइनस R1x का क्यूब माइनस 3x है ना, और लिमिट में कितना है x टेंडिंग टू 3। अच्छा x टेंडिंग टू 3 पे न्यूमरेटर तो 0 बन रहा है ना, x का वैल्यू 3 रखा, न्यूमरेटर 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर हमें चेक करना पड़ेगा 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो मैं बोल दूंगा भैया मैं लॉपिटल वगैरह कुछ लगा सकता हूँ, और जैसा फॉर्मेट दिया लॉपिटल लगाना ही पड़ेगा, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ तसल्ली के लिए। r का वैल्यू 3 रखा, सॉरी x का वैल्यू 3 रखा, इधर कितना बन गया, इसको मैं देख रहा हूँ कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9R2/2 माइनस 9R2 माइनस 27R1 और माइनस का 9 ना, इसको देखते हैं कितना बन रहा है। 9R2/2 माइनस 9R2 तो माइनस 9R2/2 आ गया, माइनस 9R2/2 और माइनस 27R1 माइनस का 9। अच्छा इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू प्लस 9 होगा क्योंकि इसका प्लस वाला चीज़ माइनस में है, तो माइनस वाला चीज़ प्लस में होगा। 9 माइनस 9 कितना 0, मतलब नीचे भी 0 बन रहा है, तो मैं लॉपिटल लगा सकता हूँ। ऊपर इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब मैं क्या लगा दूंगा ऊपर, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो डिफ्रेंशिएट करते x को डाल के, तो कितना हो गया 8x² इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो ख़त्म हो गया। नीचे कितना 3R2x/2 का 3R2/2 माइनस इधर कितना 2R2x माइनस 3R1x² और माइनस का कितना 3, x की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, तो 8 इंटू 9 अपॉन 3R2/2 माइनस 6R2 माइनस 27R1 माइनस का 3, 72 अपॉन में नीचे कितना है, अच्छा 3R2/2 माइनस 6R2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3R2 माइनस 12R2 तो माइनस 9R2/2 माइनस 27R1 माइनस 3। इसका वैल्यू अगर मैं देखूँ तो प्लस वाले का चीज़ माइनस में था, तो माइनस वाले का चीज़ प्लस में होगा, तो आ गया 72/9 माइनस 3, 72/6 12×72, तो आंसर कितना है 12। हाँ अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा रूट है भाई, मान लिया अल्फ़ा बीटा रूट है। फिर बोला है कि इमेजिनरी ऑफ अल्फ़ा इमेजिनरी ऑफ बीटा से ज़्यादा है, तो कंपेयर करने के लिए किसको अल्फ़ा मानना है किसको बीटा मानना है। फिर बोला a और b नॉट डिविजिबल बाई 3 है, एन बी ए नेचुरल नंबर है, मतलब कुछ कंपेयर करके बताना है। ये इनका बहुत नाटक चलता है जे मीन्स वालों का, कंपेयर करके बताओ ए बी सी कितना है, फिर ऐड करके बता दो। जो हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा के पावर में 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फ़ा के पावर में 98, इसको देख लेते हैं क्या है। मैंने अल्फ़ा के पावर 98 कॉमन ही ले लिया, तो बचा कितना अल्फ़ा बाई बीटा प्लस 1, तो इसको मैंने लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन के हिसाब से कितना है √6, अल्फ़ा के पावर में 98 अपॉन बीटा, मतलब कि हमें कुल मिला के ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा कितना आएगा, तो रूट है उसके, तो कितना हो गया √6 प्लस माइनस अंडर रूट, मैं सीधाचार्य लगा रहा हूँ, b² माइनस 4ac अपॉन में कितना 2, तो कितना आ गया √6 प्लस और माइनस √6 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया √6/2 1 प्लस माइनस आयोटा। इसमें एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, पता है इमेजिनरी ऑफ अल्फ़ा बोला है, इमेजिनरी ऑफ बीटा से बड़ा होना चाहिए, तो पता चल गया भाई जो अल्फ़ा है वो कितना है √6/2 1 प्लस आयोटा, और बीटा है √6/2 1 माइनस आयोटा। चलो रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा अल्फ़ा के पावर में 98 ना, तो पहले तो मैं क्या करूँगा √6/2 के पावर में 98 लिख लिया, इंटू
अल्फ़ा के पावर में 98 में √6/2 वाला लिख लिया, तो 1 प्लस आयोटा के पावर में कितना 98 डिवाइडेड बाई बीटा कितना है √6/2 1 माइनस आयोटा। ठीक है भैया। अब 1 प्लस आयोटा की खास बात होती है, 1 प्लस आयोटा जो होता है ना, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है 0, बच्चा कितना है 2 आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो 2 आयोटा होता है, तो ये अच्छी बात है। पहले मैं √6 काट दिया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू √6 के पावर में 98 अपॉन में 2 के पावर में 98 इंटू, अच्छा 1 प्लस आयोटा कितना है 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना है 2 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा के पावर में कितना 49, और नीचे कितना है, नीचे कितना है भैया 1 माइनस आयोटा। अच्छा √6 की पावर 98 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 के पावर में 49 इंटू 2 आयोटा के पावर में 49, तो एक तो आ जाएगा 2 के पावर में 49, आयोटा का पावर 49 कितना होगा 48, तो 4 से डिविजिबल है, तो बन गया 1, बचा कितना आयोटा, नीचे कितना बचा है 2 के पावर में 98 इंटू 1 माइनस आयोटा, रेशनलाइज कर दिया मैंने 1 प्लस आयोटा लेके, नीचे भी 1 प्लस आयोटा लेके ना। अब देखना 2 देखते हैं पहले तो कितना है, ये 2 के पावर 49, 2 के पावर 98 और इधर 2 के पावर 49 है, तो मिला के सब कट गया ना, लेकिन इसमें 3 के पावर 49 बच जाएगा, तो 2 इंटू 3 के पावर में 49 वो बच गया है ना। अच्छा ऊपर आयोटा 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -1 प्लस आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब मैंने कंपेयर कर दिया जो दिया था भैया, तो आंसर ये वाला हमारा कितना है 3 के पावर में 49 -1 प्लस आयोटा, तो ए का सॉरी एन का वैल्यू 49 हो गया, ए का वैल्यू -1 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, तो कितना आंसर 49 -1 प्लस 1, तो आंसर कितना 49 ही है। 26 पे क्या बोला है, लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन ए पी द लाइन्स इतना भी कंकरेंट। ठीक है भैया, कंकरेंट के लिए ए एक्स, अच्छा बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ a प्लस सी बाई 2 वाई बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2ax प्लस ए वाई प्लस सी वाई प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ए को साथ में रखा कितना आया 2x प्लस वाई प्लस सी को साथ में रखा y प्लस 2 बराबर 0। अच्छा आपको पता होगा कि मतलब ऐसा कुछ a से डिवाइड भी कर दिया, चलो 2x प्लस वाई प्लस सी अपॉन ए वाई प्लस 2 बराबर में 0, तो आपको पता होगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ये तो फैमिली ऑफ लाइन होता है, वो सारे फैमिली ऑफ लाइन कहाँ से पास करते हैं जो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पे तो L2 y इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू -2 रखा तो x इक्वल टू 1 मिल गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 1, -2, तो ये 1, -2 से हमेशा पास कर रहा है, तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, -2। अब बोला है कि अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा भाई, अल्फ़ा बीटा यहाँ से आएगा, चलो यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, इसके इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब आता है, जब उसका डेल्टा 0 हो, डेल्टा x 0 हो, डेल्टा y 0 हो, डेल्टा z 0 हो। तो हमें अल्फ़ा निकालना है, तो पहले मैं डेल्टा x को 0 रख देता हूँ, तो बनेगा 1 1 1 2 5 अल्फ़ा 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट को क्या करना है मुझे 0 करना है। तो चलो 1 के लिए कितना आ गया, 1 के लिए 3 5 3 15, तो कितना आ गया है 15 -2 अल्फ़ा, -1 के लिए 6 माइनस अल्फ़ा, +1 के लिए 4 - 5 -1 आ गया। इसको हमें क्या करना है 0 के बराबर लिखना है, तो ये हो गया 15 -2 अल्फ़ा
-6 प्लस अल्फ़ा और -1 बराबर में 0। तो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, तो अल्फ़ा बराबर 8 आ रहा है ना, अल्फ़ा बराबर 8। चलो अल्फ़ा मिल गया तो बीटा भी निकाल लेता हूँ मैं किसी तरीके से। अच्छा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो मैं डेल्टा जेड को ज़ीरो कर रहा हूँ। डेल्टा जेड को ज़ीरो करना मतलब कि 1 2 1 तो रहेगा, 1 5 2 भी रहेगा, 1 अल्फ़ा जो 3 है उसके जगह पे 6 बीटा 4 आ जाएगा, 6 बीटा 4। इसका भी डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, 0, तभी तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आप जाके पढ़ लेना डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। तो 1 के साथ क्या क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2 बीटा, -1 के साथ 4 दूना 8 माइनस बीटा, +6 के साथ -1 आ गया। ये कितना होना चाहिए, 0। तो 20 माइनस 2 बीटा -8 प्लस बीटा -6 बराबर में 0। 8 6 14, 14 6 20, तो बीटा बराबर मुझे तो 6 दिख रहा है ना। तो हमें डिस्टेंस किसके बीच निकालना है, पी और क्यू के बीच। अल्फ़ा कितना आया था 8, यहाँ पे कितना आ गया 8 और 6। तो 1 का -2 और 8 6 में डिस्टेंस कितना होगा, 1 और 8 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर 49, -2 और 6 का डिफरेंस 8, 8 का स्क्वायर 64। तो हमें जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, पी क्यू का स्क्वायर वो होगा 64 + 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आंसर है इसका, 113। 27 पे क्या बोला है, लेट अल्फा बीटा बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है भैया, इस पे है इफ पी ऑल्सो लाइज, अल्फ़ा बीटा इस पे है तो मैं बोल देता हूँ कि बीटा स्क्वेयर बराबर 4 अल्फ़ा, तो ये तो होगा ही पहली बात। फिर बोला है इफ़ पी ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ इतना हुज मिड पॉइंट दिया है। आपको पता है कि अगर मिड पॉइंट दिया होता है तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे आता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे आता है, टी बराबर S1 से, टी बराबर S1। तो 1 और 5/4 के लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² - 8y बराबर में 0। तो टी कैसे लिखेंगे, x(x1) मतलब x × 1 माइनस 8y है जिसको मैं 4 लिख रहा हूँ, 2y की जगह पे लिख सकता हूँ y + y1, तो कितना हो गया y + 5/4। राइट साइड में S1 मतलब 1 और 5/4 रख दो सीधा सीधा, तो 1 रखा तो 1 - 8 × 5/4। तब तक इधर पे कितना आ गया था, x - 4y और माइनस का 5 बराबर में 4 दूना 8 10, 1 - 10 तो माइनस का 9, तो कितना हो गया x - 4y -9 इधर आया तो प्लस का 4 बराबर में कितना बन गया, 0। हाँ, अब क्या हमें चाहिए, अल्फ़ा -28 और बीटा -8। ठीक है भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा इस पे भी तो होंगे, तो कितना हो गया, अल्फ़ा -4 बीटा + 4 बराबर में 0, है ना। अल्फ़ा की जगह पे β² / 4 रख सकता हूँ मैं, β² / 4 -4 बीटा + 4 बराबर में 0। तो क्या कितना आ गया, β² - 16 बीटा + 16 बराबर में 0। हाँ अच्छा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं तो परफेक्ट स्क्वायर देख रहा था इसमें। ये बीटा का वैल्यू कैसे आएगा इसमें, या फिर चलो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा -8 का होल स्क्वायर, है ना, तो 64 ऐड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना, 64 - 16 कितना आ गया, 48।
तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 4√3, इधर से +8 कर दिया, तो ये बीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा बीटा इतना है और हमें पता है कि जो बीटा स्क्वायर है वो होगा 16 बीटा -16 के बराबर होगा। इसका मतलब ये 16 बीटा -1 के बराबर होगा। अब बोलेंगे सर बीटा स्क्वायर मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ, तो बीटा स्क्वायर 4 अल्फ़ा के बराबर है ना, तो इससे अल्फ़ा आ जाएगा। तो 16 और खुद बीटा कौन है 4√3 + 8 -1, तो 16 4√3 प्लस में कितना आ गया 7, ये आ गया बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना हो गया 4 टाइम्स में 4√3 + 7, मतलब कितना आ गया 16√3 + 28। हाँ भैया चलो अच्छा, अब हमें क्या बताना है अल्फ़ा -28। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अल्फ़ा -28 जो है वो कितना है 16√3 और कितना है बीटा -8, बीटा -8 जो होगा वो कितना होगा 4√3, और हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा -28 इंटू बीटा -8 बराबर कितना होगा 16 चौका 64 इंटू 3, 3 चौके 12, 3 छक 18, 1 19, 192 सही आंसर है इसका। तो 192। चलो 3 सवाल और है। बोला है रिमाइंडर इतना डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले मैं इसको 64 के पावर में के लिख सकता हूँ, और 64 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 63 के पावर में के, और 1 + 63 के पावर में के को लिख सकता हूँ 1 + 63n, और इसको डिवाइड किससे करना है 9 से, तो 63n तो पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो 1 आंसर है, ये लो। चलो एक तो आसान हो गया, जल्दी से हो गया सवाल। हाँ भैया एक कोई तो फंक्शन दिया है, ठीक है। हाँ चलो मैंने लिख लिया f(x) अंडर रूट के अंदर में, है ना। अच्छा r टेंडिंग टू x दिया है ना, जब भी ऐसा सवाल हो आप r की जगह पे x + h रख दो, r की जगह पे r बराबर x + h रख दो। r की जगह पे x + h रखने से लिमिट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 बन जाएगा ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, r की जगह हमें क्या रखना था x + h, तो क्या बन गया 2 टाइम्स में x + h का होल स्क्वायर ना, इनटू, अच्छा ऊपर दोनों में मुझे f ऑफ r कॉमन दिख रहा है, तो f ऑफ x + h मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, बचेगा कितना f के अंदर में r माइनस f के अंदर में x। अच्छा r² - x² को मैं क्या लिख सकता हूँ r + x r - x, तो एक तो हो गया r + x मतलब 2x + h, और एक हो जाएगा h और माइनस x + h का क्यूब। अच्छा यहाँ पे तो r की जगह पे सीधा x रख दो, इसमें तो कुछ लिमिट वगैरह का सीन भी नहीं है, तो r की जगह पे सीधा x रख दो, तो x का क्यूब e के पावर में fx/x। सब खेल यहीं से। अब आप देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो इसको देखो आप इतने को, क्या f' जैसा दिख रहा है आपको, तो कितना हो गया अंडर रूट के अंदर में। अच्छा बाद में h की जगह 0 भी रख दो, 0 रख दिया, तो ये कितना बन गया h की जगह 0, तो 2x², नीचे कितना बन रहा है 2x, तो क्या बच गया x बच गया, इंटू वो कितना हो गया fx इंटू f' माइनस x³ e के पावर में
एफ एक्स बाई एक्स। ये थोड़ा ढंग का सवाल दिख रहा है मुझे, पूरे पेपर में यही एक ढंग का सवाल है ना। तो मुझे अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। अच्छा, एफ एक्स की जगह पे ना मैं वाई रख लेता हूँ तो थोड़ा इजी लगेगा। तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाई और ये कितना डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें देखने की आदत है। एक्स क्यूब ई के पावर में वाई बाई एक्स। तो मैं देख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ई की पावर में वाई बाई एक्स, है ना। एक्स वाई से मैंने डिवाइड कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर कितना बच्चा वाई बाई एक्स प्लस एक्स से डिवाइड किया और x को कॉमन लिया तो कितना बच गया, x अपॉन वाई ई के पावर में y बाई एक्स। हर जगह पे y बाई एक्स वाला फंक्शन है, फिर x बाई वाला फंक्शन बच गया। अच्छा, अकेला x बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला y बच जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि y की जगह पे अब रखता हूँ मैं vx, तो y की जगह पे vx रखा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो रख दे रहा हूँ यहाँ पे भी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v प्लस, अच्छा x बाई वाई, ये तो x बाई वाई तो 1 अपॉन वी है, तो कितना बन गया x अपॉन वी इंटू ई के पावर में v। तो चलो v से v कट गया, ये अच्छी बात हो गई। हाँ, अब क्या करें भाई। अच्छा बात यह है कि x से x भी कट रहा है फिर तो। गुड 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 गुड। तो ये कितना बन गया, v अपॉन ई के पावर में v, यहाँ पे क्या है dv बराबर राइट साइड में केवल dx बचा। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया भाई। तो राइट साइड में तो x बन गया, इधर कितना है v इंटू ई के पावर में माइनस वी डी वी का इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ मैं इसको, v को पकड़ा, e के पावर माइनस वी का कितना होता है माइनस ई के पावर में v, फिर माइनस e के पावर माइनस v को डिफ्रेंशिएट किया, e के पावर माइनस वी का कितना होता है माइनस ई के पावर माइनस वी, यहाँ पे कितना डी वी बराबर में अभी वी एक्स। तो माइनस वी ई के पावर में v, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर से एक माइनस आने वाला है इंटीग्रेट करने के बाद, तो क्यों ना मैं अभी माइनस रख दूँ इसको। तो माइनस ई के पावर माइनस वी, है ना, बराबर x प्लस सी, और v की जगह पे y बाई एक्स रख देता हूँ। वाओ, माइनस वाई बाई एक्स ई के पावर में, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, माइनस वाई बाई एक्स माइनस ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। बाउंड्री कंडीशन कितना दिया है, f1 बराबर 1, तो 1 पे तो 1 है, 1 पे 1 है, चलो रखते हैं हर जगह 1। तो माइनस ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 बराबर 1 प्लस सी। हाँ, वैल्यू ऑफ ई ए, ठीक है भैया, देखते हैं प्रभु। तो ये माइनस 2 के पावर में कितना हो गया, माइनस 2 ई के पावर में माइनस 1 बराबर 1 प्लस सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 ई के पावर माइनस 1 और माइनस 1, ये हो गया। तो इक्वेशन कितना, माइनस वाई बाई एक्स ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स, फिर माइनस ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स, बहुत माइनस है भाई, प्लस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस 2 ई के पावर माइनस 1। अरे बाप रे, फिर क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ ई इंटू ए सच दैट ए एफ ए बराबर 0, है ना। एफ ए बराबर 0 का मतलब ये है कि y का वैल्यू तो 0 है और उस समय x का वैल्यू बताओ, है ना। तो y का वैल्यू 0 रखते ही तो ये तो पूरा 0 हो गया,
ये तो पूरा ज़ीरो, y का वैल्यू ज़ीरो रखते ही कितना हो गया -1 बराबर x -1, x की जगह कितना रखना था, a रखना था, तो a -1 अपॉन ई हो गया, तो -1 से -1 भी कट गया, 1 अपॉन ई उधर गया, तो a इंटू ई कितना आ गया, 1 आ गया। वाओ, तो a इंटू कितना है, 1 है। ये थोड़ा ढंग का सवाल था, बड़े थोड़ा लेंदी जा रहा है बट कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें। चलो लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। लास्ट सवाल तो ये भैया एनसीईआरटी से पूछ लिया है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x है, आपको पता है π/6 से लेकर के π/3 तक है। 1 माइनस साइन 2x का cos x माइनस साइन x इसका अंडर रूट होता है, तो मैंने मॉड के अंदर क्या लिख लिया, cos x माइनस साइन x dx। अब ध्यान से कि भैया मॉड खुलेगा तो π/6 से π/3 में कभी ये पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, तो मैं पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो π/6 से π/4 तक, π/6 से π/4 तक तो वैल्यू कॉस का ज़्यादा रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस π/4 से लेकर के जो π/3 तक होगा वो कितना आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या फिर माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx। बस इंटीग्रेट कर दो, cos का कितना साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कितना cos x, इसको हमें देखना है π/6 से लेकर के π/4 तक, फिर ये माइनस cos का कितना साइन एक्स, cos का कितना साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कितना cos x, कहाँ से π/4 से लेकर के π/3 तक। चलिए भैया π/4 रखा, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब कि √2 प्लस माइनस दोनों हो गया ना, माइनस π/6 पे एक तो देगा 30 डिग्री है ना, तो एक कोई तो 1/2 देगा, एक कोई तो √3/2 देगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे पहले π/3 रखा तो एक कोई तो 1/2 देगा, एक कोई तो √3/2 देगा, और माइनस π/4 तो अपने को पता है कि √2 आ रहा है, तो √2 वाला प्लस में हो गया, तो 2 टाइम्स में आंसर कितना आ गया √2, और ये वाला भी देखो माइनस में एक बार और आ रहा है, तो मैं माइनस में लिख रहा हूँ 1/2 और माइनस में √3/2, ये सेम चीज़ दो बार आएगा, तो हो गया 2√2 माइनस 1 माइनस √3, तो आंसर कितना दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा √2, अरे बाप रे, ये लोग तो -1 प्लस 2√2 माइनस √3, तो अल्फ़ा आ गया -1, बीटा आ गया 2, गामा आ गया -1। फिर हमें क्या बताना है 3 अल्फ़ा 4 बीटा माइनस गामा, 3 अल्फ़ा 4 बीटा माइनस गामा हमें ये बताना है, तो 3 टाइम्स में -1 प्लस 4 टाइम्स में 2 -1 मतलब +1 हो गया, 4 दूना 8, 8 एक 9, 9 में से 3 गया 6 आंसर है इसका, तो 6 इज़ द राइट आंसर। चलो भैया 30 के 30 सवाल हो गए, तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए भैया, दोस्तों को भेजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 29 जनवरी का तो हो गया ना, अभी 30 जनवरी का लेके आएंगे अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।